Good morning students. I hope you all are doing great. I am Monica Ehlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं UGC नेट दिसंबर 2025 एग्ज़ाम की प्रैक्टिस फॉर साइकोलॉजी पेपर 2। हमारी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चल रही है। यूनिट 1 एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी की प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड वो चैनल पे अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आज से शुरू करने जा रहे हैं हम यूनिट 2 रिसर्च मैथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। दिस इज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सिर्फ क्लासेस के नाम मैंने लिखे हैं कि जैसे आज पहली क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में हम उससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे सीरीज को तो आपको समझ आ जाएगा कि पार्ट 1 पार्ट 2 इज नथिंग बट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ऑफ द सेम यूनिट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सेकंड यूनिट एंड पार्ट 1 आज शुरू करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, दिस इज 2, जस्ट अ सेकेंड। Okay, this is question number 1. Which among the following are the objectives of psychological research? इनमें से कौन से पॉइंट्स वो हैं जो कि साइकोलॉजिकल रिसर्च में ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब हमारे एम होते हैं। जब हम कोई भी साइकोलॉजिकल रिसर्च करते हैं तो हमारा मकसद क्या रहता है, ठीक है, हमारे क्या एम होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो हमें यहाँ बताना है। तो साइकोलॉजी किसकी स्टडी होती है? माइंड एंड बिहेवियर की। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम उसमें रिसर्च करेंगे तो हम बिहेवियर से रिलेटेड कुछ चीज़ें पता लगाने की कोशिश करेंगे, है ना, या माइंड से रिलेटेड चीज़ें पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो अब इसके पॉइंट्स देखते हैं। टू लर्न एंड अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर को सीखने समझने के लिए ये रिसर्च होती है साइकोलॉजी में। सो या दिस इज राइट। देन टू मेजर, डिस्क्राइब एंड कैटेगराइज ह्यूमन बिहेवियर। अब ह्यूमन बिहेवियर को कैटेगराइज करने के लिए होती है। यस, एब्सोल्युटली, जैसे हमारे DSM एंड ICD हैं, ठीक है, वहाँ पे कैटेगराइजेशन होता है। ओके, सो वो रिसर्च के द्वारा ही होता है ना, तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो वैलिड। देन बोथ A एंड B, यानी कि A एंड B दोनों ट्रू हैं। यस, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं है। तो ऑफकोर्स हमारे दोनों पॉइंट्स ट्रू हैं, तो आंसर विल बी C, राइट। सो दिस वॉज अ बिट इजी क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था, थोड़ा इजी था। यहाँ से हमारे चैप्टर की रिसर्च मैथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज विच अमंग द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, या वन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब जो पहला क्वेश्चन हमने देखा उसमें हमने स्पेसिफिकली बात की थी साइकोलॉजिकल रिसर्च के बारे में। यहाँ हम बात कर रहे हैं रिसर्च इन जनरल, ठीक है, कि रिसर्च के इनमें से कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके, सो फर्स्ट, रिसर्च इज रेप्लिकेबल। रिसर्च रेप्लिकेबल है, क्या ये सही है या नहीं? यस, रेप्लिकेबल का मतलब क्या होता है कि अगर किसी एक रिसर्चर ने कुछ टूल्स यूज किए हैं, कुछ मेथड्स यूज किए, कुछ प्रोसेसेस यूज किए हैं एंड वो किसी एक खास नतीजे पे पहुंचे हैं, तो कोई दूसरा रिसर्चर जो होगा, अगर वो अपने डेटा के ऊपर सेम टाइप के टूल्स एंड प्रोसीजर्स अगर यूज करेगा तो उसको भी सेम रिजल्ट मिलना चाहिए, यानी कि द रिसर्च शुड रेप्लिकेट। ये नहीं है कि आपने तो एक रिसर्च कर ली, उसका आंसर आ गया एंड सेम सिनेरियोज में अगर दूसरा डेटा लेके आप रिसर्च कर रहे हो, सिमिलर काइंड ऑफ डेटा, और वो रिसर्च वहां पे अगर सेम रिजल्ट, सिमिलर टाइप के रिजल्ट अगर नहीं आ रहे हैं उस तरीके से, तो इसका मतलब दैट रिसर्च इज नॉट वैलिड, है ना, उसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो नहीं प्रूव होती है फिर, ठीक। सो यूजिंग सेम, अगर हम सेम डिजाइन्स यूज कर रहे हैं या प्रोसीजर्स, सेम डिजाइन प्रोसीजर, जो भी उसमें क्राइटेरियाज रहते हैं वो हम सेम यूज कर रहे हैं, तो इट शुड यील्ड सेम रिजल्ट, ठीक है, सेम रिजल्ट आपका आना चाहिए। अदरवाइज वो रिसर्च
इज नॉट वैलिड, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द वैलिडिटी ऑफ रिसर्च। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। यस, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिसर्च रिक्वायर्स स्किल्स ऑफ राइटिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग द रिपोर्ट। या अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च में एक बहुत अहम चीज होती है कि आप उसकी रिपोर्टिंग करें, है ना। राइटिंग स्किल्स आपकी एंड साइंटिफिक राइटिंग स्किल्स जिसे हम कह सकते हैं, तो वो आपके अंदर होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंसेस। सो अब एम्पेरिकल एविडेंसेस क्या होते हैं? एविडेंसेस मतलब प्रूफ, और एम्पेरिकल मतलब ऐसे प्रूफ जो कि हमारे रियल लाइफ ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड हो, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा वो हमारे पास आए हों, ठीक है, ना कि गेस वर्क हो या आइडियाज हो किसी के, नॉट दैट, ठीक है। सो इट इज एविडेंस गैदर्ड फ्रॉम लाइफ एक्सपीरियंसेस, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, उनका इसमें महत्व आता है। सो डी इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक। तो इसमें आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑल ऑफ द अबव। ओके, अब ये तो हमने क्वेश्चन के हिसाब से 3 ऑप्शन देखे एंड ऑल ऑफ द अबव हमने टिक कर दिया। इसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक रिसर्च के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिसर्च हैं। वो एक बारी हम 2-3 पॉइंट्स और देख लेते हैं, ताकि अगर आपके क्वेश्चन में वो पॉइंट्स भी आए तो यू शुड नो दैट, ठीक है। अब और क्या होना चाहिए? रिसर्च इज सिस्टमैटिक, ठीक है। रिसर्च जो होती है वो सिस्टमैटिक होती है। अगर आपने अपनी मास्टर्स में रिसर्च की होगी तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है रिसर्च का, है ना। जैसे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट, देन हाइपोथेसिस बनाना, उनको टेस्ट करना, मेथोडोलॉजीज एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये पूरा सिस्टमेटिक है। ऐसा नहीं है कि वेगली आप पहले कुछ करने लग जाओ फिर कुछ करो, नो, इट इज सेट बाय रूल्स, ठीक है। सो इट इज सिस्टमेटिक। अब और क्या है कि रिसर्च इज वैलिड एंड वेरीफिएबल, ठीक है। जो हमारा रेप्लिकेबल वाला पॉइंट था उसी के टाइप का है कि रिसर्च इज वैलिड होनी चाहिए एंड वेरीफिएबल होनी चाहिए, कि अगर आपको उसको वेरीफाई करना हो तो इट शुड यील्ड द सेम रिजल्ट्स, ठीक है। दूसरा क्या है कि हम जो रिसर्च करते हैं वो बेसिकली हम पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की तरफ जाते हैं इन अ रिसर्च, ठीक है। सो इट इज टारगेटेड या इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? अब जब हम रिसर्च करते हैं तो उसके बाद बेस्ड ऑन आवर रिजल्ट्स हम कुछ थ्योरीज बनाते हैं, हम कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हैं, सो एंड कुछ जनरलाइजेशंस भी बनाते हैं कि हमने एक पर्टिकुलर सैंपल पे रिसर्च की एंड देन वी जनरलाइज इट ऑन बिगर पॉपुलेशन, ठीक है। तो इस तरीके से भी हमारी रिसर्च का एक ये कैरेक्टरिस्टिक है, क्या? टू डेवलप थ्योरीज प्रिंसिपल्स यानी कि कुछ रूल्स वगैरह बनाने के लिए, एंड जनरलाइजेशंस, ठीक है। इन सब में हमारे जो रिसर्च के रिजल्ट्स हैं वो काम आते हैं। ओके, सो ये कुछ और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर है अच्छे से। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, अ स्टडी टू ड्रॉ द फीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और अ ग्रुप परफेक्टली इज नोन एज, यानी कि हमें
एक स्टडी का नाम बताना है, ठीक है। स्टडी का नाम इसमें पूछा गया है। कौन सी स्टडी? ऐसी स्टडी जिसमें कि हम किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक ग्रुप की सिचुएशन को परफेक्टली डिस्क्राइब करें, ठीक है। या तो कोई एक इंडिविजुअल है या एक ग्रुप है, ये किसी भी एक सिचुएशन के अंदर है, ठीक है, ठीक है। ये इंडिविजुअल इस सिचुएशन में है, ये ग्रुप इस सिचुएशन में है, तो इसको परफेक्टली हम डिस्क्राइब करें, ठीक है, या इसको परफेक्टली डिस्क्राइब करें कि ये ग्रुप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है ना, ग्रुप कौन सा है, क्या है, सब कुछ आपको पता चले। ये इंडिविजुअल जो है ये कौन है, क्या है, इस सिचुएशन में है तो ये क्यों है, क्या कर रहा है, व्हाटएवर, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो परफेक्टली डिस्क्राइब कर रहे हैं इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च, फॉर्मुलेटिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड नन ऑफ दीज, ठीक है। अब हम इनको पहले तो वन बाय वन देखते हैं अपने ऑप्शंस को कि इनका मीनिंग क्या है। अब फर्स्ट है हमारा डायग्नोस्टिक रिसर्च, ठीक है। तो ये डायग्नोस्टिक तो आपने पढ़ा भी होगा, है ना, वैसे तो सारे ही पढ़े होंगे। सो डायग्नोस्टिक इज लाइक रिलेटेड टू डायग्नोसिस, ठीक है, यानी कि कॉज पता करना, किसी चीज को डायग्नोज करना, है ना। कोई एक चीज है, कोई प्रॉब्लम हुई, उसका कॉज क्या रहा वो हम फाइंड आउट करते हैं इन डायग्नोस्टिक रिसर्च, ठीक है, टू आइडेंटिफाई कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक, टू आइडेंटिफाई कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम, ओके। ये काम होता है हमारा डायग्नोस्टिक रिसर्च में, ठीक। और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? ये बिजनेसेस में की जा सकती है, एजुकेशनल एनवायरनमेंट में की जा सकती है, या हेल्थ केयर में की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एजुकेशनल एनवायरनमेंट की बात करूं, जैसे कि अगर किसी पर्टिकुलर क्लास में या किसी पर्टिकुलर एग्जाम में अगर मास सप्ली आती हैं, जैसे, है ना, कि बहुत सारे लाइक ऑलमोस्ट 70% ऑफ क्लास अगर किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गई, तो उसका कॉज पता करना, डायग्नोज करना कि वाई दे फेल्ड, है ना। या बिजनेस में अगर बात करें तो सपोज अगर कोई प्रोडक्टिविटी एक पर्टिकुलर क्वार्टर में उनके एम्प्लॉयज़ की अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं आई, है ना, तो उन्होंने वो ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिप डाउन कर गई, एंड देन ट्राई टू फाइंड कॉज फॉर दैट और डू अ डायग्नोस्टिक रिसर्च फॉर दैट, ठीक है। अब फॉर्मुलेटिव रिसर्च क्या होती है? जैसे नाम से पता चल रहा है, फॉर्म, ठीक है, फॉर्म मतलब बनाना, क्या फॉर्म करना। इसमें फॉर्म करना होता है फॉर्मिंग द प्रॉब्लम, ठीक है, या फॉर्मिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, फॉर्मिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि हम रिसर्च करना चाहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि रिसर्च की जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना वो एकदम क्लियर हो, एकदम सही हो, ठीक है। तो कई बार यही सबसे बड़ा चैलेंज सबसे पहले होता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो अब बहुत सारे सिनेरियो में क्या होता है कि वहाँ पे आपकी रिसर्च इतनी ज़्यादा न्यू होती है कि आपको सबसे पहले तो एक क्लियर कट आपको एक रिसर्च प्रॉब्लम चाहिए होती है। वाई? क्योंकि रिसर्च प्रॉब्लम आपके पास होगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू वर्क ऑन हाइपोथेसिस, ठीक है, तभी आप उसके हाइपोथेसिस बना पाएंगे, है ना। सो यहाँ पे क्या फॉर्मुलेट होता है? बेसिकली यू फॉर्म अ रिसर्च प्रॉब्लम टू डेवलप a working hypothesis, ठीक है। तो वर्किंग हाइपोथेसिस आपको बनाने के लिए प्रॉब्लम का पता होना जरूरी है, रिसर्च प्रॉब्लम का। और ये मेनली कहाँ आती है आपकी? ये मेनली आती है आपकी सोशल सेटिंग्स में, ठीक है, कि
सोसाइटीज़ में, अगर सोसाइटी है एक, हमारी कम्युनिटी है, तो वहाँ पे अगर आपको कोई रिसर्च करनी है तो उसके लिए आप रिसर्च प्रॉब्लम को पहले अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे सो दैट यू कैन मेक सम हाइपोथेसिस आउट ऑफ दैट। या फिर जैसे कोई प्रोडक्ट कंपनी है, उसे कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो दे विल डू एन एक्सटेंसिव फॉर्मुलेटिव रिसर्च टू नो द प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर्स, ठीक है। देन ओनली दे विल यू नो फॉर्म अ हाइपोथेसिस एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स इन द एंड दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन मेकिंग दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मुलेटिव रिसर्च। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव यानी डिस्क्राइबिंग, ठीक है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना जिसमें आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे डिस्क्राइब का क्या मतलब होता है, विस्तार से बता रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्यूरेटली ये डिस्क्राइब करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, सिचुएशन या ग्रुप, ठीक है, पॉपुलेशन, जो भी होता है, ठीक, जो कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल वैसे हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सिचुएशन है कि एक हॉस्टल है, ठीक है, स्टूडेंट्स का हॉस्टल है, वहाँ पे कुछ 50-100 स्टूडेंट्स रह रहे हैं एंड दे आर यूजिंग सम पर्टिकुलर इंटरनेट फैसिलिटी, ठीक। अब ये ग्रुप है, ठीक है, हमें उस हॉस्टल में इंटरनेट के जो यूसेज है एंड उसकी जो क्वालिटी है वो ग्रुप के लिए कैसी है, हमें ये पता करना है, ठीक है। सो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है और ये जाते हैं रिसर्चर एंड देन वो थ्रू द इंटरव्यूज और अदर मीन्स दे डिस्कस इट विद द स्टूडेंट्स, दे सिचुएशन पूरी देखते हैं, ओके इंटरनेट कैसा है, कौन सा है, क्या स्पीड है ना, क्या क्वालिटी है इंटरनेट की, कितना उसका अप टाइम डाउन टाइम रहता है, ऑल दोज थिंग्स, एंड देन स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस कैसा है, वो सारी चीज़ें। तो ये जो स्टडी होती है, ये दिस ऑल्सो गिव यू द फैक्चुअल थिंग्स, ठीक है, जो फैक्ट होते हैं वो इकट्ठे करती है ये स्टडी। तो ये इसमें ये नहीं है कि आप अपने आप से कुछ भी इन्फ्रेंस ड्रॉ कर लेंगे, नो, जैसा एज इट इज आप देख रहे हैं किसी इंडिविजुअल को उस सिचुएशन में या किसी ग्रुप को उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो आपको एज इट इज जो है उसको रिपोर्ट करना होता है एंड दिस एक्चुअली गिव्स यू द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है। एंड नन ऑफ द अबव तो नहीं है, क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है। यहाँ पे यही पूछा था कि ड्रॉ द फीचर्स ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और अ ग्रुप परफेक्टली, ठीक है, परफेक्टली जो डिस्क्राइब करता है वो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सो सी इज द आंसर, ओके। ओके, सो यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द इन्फ्लुएंस दैट एन ऑब्जर्वर हैज, ऑब्जर्वर का इन्फ्लुएंस ऑन द बिहेवियर ऑफ द पर्सन अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें एक फिनोमेना के बारे में बताना है। कौन सा फिनोमेना, कि जिसमें एक तो आपके पास है ऑब्जर्वर, ठीक है, ये है आपका ऑब्जर्वर जो कि ऑब्जर्व कर रहा है। किसको ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ पे कोई एक पर्सन है, ठीक है, दिस पर्सन इज अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये अंडर ऑब्जर्वेशन है, ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसके ऑब्जर्व करने की वजह से इस पर्सन के बिहेवियर में जो भी चेंज आएगा, यानी कि इसका जो बिहेवियर इन्फ्लुएंस होगा, तो इस प्रोसेस को हम या इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब कोई भी ऑब्जर्व करेगा इन नॉर्मल सेटिंग्स ऑल्सो, अगर आपको लगता है आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो यू टेंड टू चेंज और मैनिपुलेट योर बिहेवियर, है ना। तो यहाँ पे अब वो उस चीज को क्या कहेंगे हम, लेट्स सी। फर्स्ट ऑप्शन इज रिएक्टिविटी, यानी कि रिएक्टिविटी में क्या होगा कि यू रिएक्ट अकॉर्डिंग टू सम सिचुएशन या यू रिएक्ट टू सम स्टिमुलाई, ठीक है, या कोई भी आप रिएक्ट कर रहे हैं किसी चीज को देख के। तो अब जहां पे ये बात आती है कि व्हेन यू फाइंड आउट कि कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो जो आप का बिहेवियर निकल के आएगा, नाउ दैट इज अ रिएक्शन टू दैट ऑब्जर्वेशन विच यू फाउंड, दैट यू आर अंडर दैट ऑब्जर्वेशन, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें आंसर पहले स्टेप में मिल गया है, विच इज रिएक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑब्जर्वर बायस। ओके, अब जैसे ये नाम से तो ऐसा लग रहा है कि ऑब्जर्वर इसमें आ रहा है, तो हो सकता है ऑब्जर्वर बायस इसका आंसर हो, है ना, लेकिन नहीं, आंसर हमारा रिएक्टिविटी है। ठीक है, हमने उस तरीके से रिएक्ट किया उस सिचुएशन में। अब ये 3 ऑप्शन है, इनको भी हम वैसे समझेंगे। ठीक है, ऑब्जर्वर बायस, डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट। अब बायस जो है ये तीनों ही एक एक टाइप के बायस हैं हमारे, जो कि हमारे रिसर्च में आते हैं। ठीक है, रिसर्च जब हम करते हैं तो हमारी रिसर्च में कुछ ना कुछ बायसेस इंक्लूड होने की संभावना रहती है, तो ये उसी टाइप के बायस हैं। अब ऑब्जर्वर बायस क्या है? जो रिसर्चर या जो ऑब्जर्वर है उस रिसर्च में, किसी एक पर्टिकुलर रिसर्च में, जब वो ऑब्जर्व करता है एंड इंटरप्रेट करता है, तो उस टाइम पे संभावना होती है कि उसके जो अपने पर्सनल वैल्यू सिस्टम है, या वो जिस एनवायरनमेंट में पला बड़ा है, जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो सब जो है उस तरीके से उस इंटरप्रिटेशन में या उस ऑब्जर्वेशन में वो इंटरफेयर कर जाए। ठीक है, तो तब जाके ऐसा इंटरफेरेंस या ऐसी बायसिंग कहलाएगी ऑब्जर्वर बायस। ठीक है, इसमें पर्सन अंडर ऑब्जर्वेशन या जो भी पार्टिसिपेंट है उसका कोई रोल नहीं होता है, ये टोटली ऑब्जर्वर की वजह से ही ये बायस आता है। ठीक है, लेकिन रिएक्टिविटी में क्या होता है? रिएक्टिविटी में हमारा पर्सन अंडर ऑब्जर्वेशन भी होता है, यानी कि जो पार्टिसिपेंट होता है रिसर्च का, ठीक है, वो भी इंक्लूड होता है। ऑब्जर्वर बायस में यहाँ पे ऑब्जर्वर की वजह से ही उसके जो अपने इंटरनल उसके जो भी थॉट सिस्टम है उसकी वजह से बायस आता है। ठीक है, देन इज योर डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स। डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ये एक टाइप के क्यूज होते हैं। ठीक है, क्यूज मतलब हिंट्स जो होते हैं। ठीक है, कि जब आप कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, एंड आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर आप कोई एक ऐसे रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं जिसका मकसद है ये फाइंड आउट करना कि हाउ मच एग्रेशन पीपल हैव, ठीक है, तो वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर उनको ये क्यों पता है कि हमारी जो ये स्टडी हो रही है हम लोगों से रिलेटेड, इट इज़ अबाउट द एग्रेशन, तो संभावना क्या होगी कि दे विल मैनिपुलेट देयर आंसर्स, है ना, दे डोंट वांट टू शो। कोई भी नेगेटिव चीज़ होगी तो उसको इंसान चाहेगा कि मैं उसको मैनिपुलेट करके दिखाऊं, अगर उसको पता चल जाए कि ये ऐसे हमारे बारे में ये चीज़ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर उनको पता चल जाएगा क्यूज की फॉर्म से, तो फिर वो ऑफ कोर्स मैनिपुलेटिव आंसर्स देंगे, एंड देन अगेन बायस आ जाएगा, दैट स्टडी विल नॉट बी ऑब्जेक्टिव एनीमोर। ठीक है, उसके बाद है एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट। एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट क्या होता है? एक्सपेक्टेंसी जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, एक्सपेक्ट, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि जो रिसर्चर होता है ना, वो पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि अब मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये मेरी जो रिसर्च है मैंने शुरू की, इसका रिजल्ट ना ये आएगा। ठीक है, तो उसके दिमाग में पहले से ही होता है कि क्या रिजल्ट आएगा। तो ये चीज़ भी जो है बायस लेके आती है। हमें रिसर्च करते टाइम हमें अपने आप से नहीं निकालना है, पहले से ही सोचना है दिमाग में कि ये रिजल्ट आएगा, है ना। सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बायस। इसको एक्सपेक्टेंसी बायस भी कहते हैं या एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट। ठीक है, तो ये तीनों आपके बायस की फॉर्म्स हैं। आई होप ये आपको क्लियर है कि कौन से बायस कैसे होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, so question number 5 and this is last question for today. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हमें मैच करना है। लिस्ट 1 में हमारे कुछ वेरिएबल्स दिए गए हैं एंड लिस्ट 2 में हमें उनकी प्रॉपर्टीज दी गई हैं। क्या वेरिएबल्स हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट, टास्क वेरिएबल एंड एक्सट्रानियस वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन अपैरेटस है, या ऐसा वेरिएबल है जो कि एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट कर सकता है, या ऐसा वेरिएबल है जिसको कि एक्सपेरिमेंटर रिकॉर्ड करता है या फिर कंट्रोल करता है। ठीक है, सो इफ यू नो देयर डेफिनेशंस देन इट इज गुड, अदरवाइज हम यहाँ पे एक बारी पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले इन वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, so let's see them now with the help of an example.
ठीक है, अभी यहाँ पे एक मैं एग्जाम्पल लूंगी, उसके थ्रू हम इसको समझेंगे। ओके, एग्जाम्पल में सबसे पहले हम एक रिसर्च कर रहे हैं, सपोज उसका एक स्टेटमेंट हम लेते हैं कि हम एक रिसर्च कर रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ म्यूजिक टाइप ऑन रनिंग स्पीड। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम क्या लेते हैं, इफेक्ट ऑफ म्यूजिक टाइप या खाली म्यूजिक ऑन रनिंग स्पीड। ठीक है, ये हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब किस पे कर रहे हैं, रनिंग स्पीड। रनिंग स्पीड यानी भागने की जो स्पीड है उस पे म्यूजिक, किस टाइप का म्यूजिक सुन रहे हैं, इस चीज का क्या असर पड़ेगा, ये हमें देखना है। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट हम कहाँ कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल किसी जिम में। ठीक, अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमने क्या लिए, हमने लिए 40%। ओके, और हमने इन 40% को डिवाइड कर दिया 4 ग्रुप्स में, 10-10 की कैटेगरीज में। 10% यहाँ पे, 10 यहाँ पे, 10 यहाँ पे एंड 10 यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पर्सन है जिनके ऊपर हम अपनी रिसर्च करेंगे। टाइप ऑफ म्यूजिक हमने लिया, ठीक है, 10 लोगों के टाइप ऑफ म्यूजिक ऐसी चीज है जिसको हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कि 10-10 के ग्रुप में जो हमने ये ग्रुप लिए हैं, इन ग्रुप्स में हम उस टाइप ऑफ म्यूजिक को चेंज करके देखेंगे कि कौन कौन सा हम म्यूजिक ले रहे हैं। ठीक है, इन वालों को सपोज हमने दिया नो म्यूजिक। ठीक है, इनको कोई म्यूजिक नहीं दे रहे हम, म्यूजिक का असर देखना है ना हमें। इनको हम दे रहे हैं सपोज क्लासिक। ठीक है, इनको हम दे रहे हैं पॉप एंड इनको हमने दे दिया कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। ठीक है, तो इतना हमने म्यूजिक को यहाँ पे वेरी किया। अच्छा, वेरिएबल का मतलब होता है समथिंग दैट इज चेंजिंग, दैट इज वेरिंग। ठीक है, ये सबको पता होगा आई होप। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम क्या, स्टेटमेंट क्या थी, हमें म्यूजिक के टाइप का इफेक्ट देखना है रनिंग की स्पीड पे। ठीक है, टाइप ऑफ म्यूजिक हमारे ये हो गए 10 अलग अलग लोगों के लिए। उसके बाद रनिंग स्पीड हमें रिकॉर्ड करनी है, रिजल्ट में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, रनिंग स्पीड। ठीक है, ये हमारी रिकॉर्ड में आएगी जो हमें रिकॉर्ड करनी है। ओके, अब इसमें और क्या करेंगे हम, अब आते हैं हम कि हम ये किस पे कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, कि हम इनको जो ये एक्सपेरिमेंट जिम में करा रहे हैं, तो ये जिम में किस पे रनिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं सपोज रनिंग करेंगे ट्रेडमिल पे। ठीक है, जिम के अंदर एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं हम, ये ट्रेडमिल पे करा रहे हैं। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमने और पिक्चर में है, जैसे कि हमने जो 40% लिए हैं, ये हमने ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप के लिए हैं, सेम फिटनेस लेवल के लिए हैं। ठीक है, तो हमने एज ग्रुप सपोज 25 to 30 ईयर्स की एज के लिए हैं, फिटनेस लेवल इनका सेम है। ठीक है, हाइट वेट वगैरह सब, और BMI कह सकते हैं, बॉडी मास इंडेक्स इनका ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, सेम सा हमने लिया है। अब हम सेम जिम में इनको करा रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट, और जिम का जो टेम्परेचर है वो हमने सेम रखा है थ्रू आउट, जितने भी दिन तक हम ये रिसर्च करेंगे। फिर हमने और क्या रखा है, हम जो साउंड सिस्टम है हमारा, स्पीकर्स हैं, ठीक है, वो हमने थ्रू आउट द रिसर्च सेम रखे हैं फॉर एवरीवन। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें जो हैं ये हमने मैनेज करके रखी है यहाँ पे। ओके, अब ये 10-10 लोग हमने पहले 10 को दिया नो म्यूजिक कुछ नंबर ऑफ डेज तक। ठीक है, फिक्स नंबर ऑफ डेज तक, एंड इनकी सपोज करो जो इनकी निकल के आई है रनिंग स्पीड ऑलमोस्ट सबकी, वो आई है एक्स आई है। ठीक है, इनकी आई है वाई वैल्यू, इनकी आई है जेड, इनकी आई है कुछ अल्फा। ठीक है, ये आपका इनका
रिकॉर्ड आया जो आपने किया है। ठीक, अब इसमें बहुत ही हाइपोथेटिकल है, लेकिन आपको सारे इसमें वेरिएबल्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, ये मेन लगा लो इनका, या जिस हिसाब से भी हम जो ले रहे हैं, मेन लास्ट में हमारी वैल्यू एक्स वाई जी एंड अल्फा है, इनकी जो हमने रिकॉर्ड की हैं। ओके, इन चारों टाइप के पर्सन्स के लिए। अब क्या होगा कि इसमें हम देखते हैं इफेक्ट किसका हो रहा है, म्यूजिक का। किस पे हो रहा है, रनिंग की स्पीड पे। यानी कि यहाँ पे कॉज क्या है, कॉज है म्यूजिक टाइप। ठीक है, और रनिंग स्पीड क्या है, ये उसका इफेक्ट हो रहा है ना। इस कॉज का इफेक्ट क्या हो रहा है, रनिंग स्पीड। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ म्यूजिक है, नो म्यूजिक, क्लासिक, पॉप, इंस्ट्रूमेंटल, ये सब क्या है, तो ये टाइप ऑफ म्यूजिक आपके क्या है, ये है आपके कॉज। ठीक है, इन कॉज को हमने क्या किया, हमने इनको चेंज किया है ना। पहले नो म्यूजिक, क्लासिक, पॉप, इंस्ट्रूमेंटल, यानी कि इनको हमने खुद मॉडिफाई किया है। वी आर मॉडिफाइंग दीज कॉजेज। ठीक है, फिर मॉडिफाई कर करके हम उनका रिजल्ट देख रहे हैं। ठीक है, क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, ये इफेक्ट आ रहा है, ये दीज आर द इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ आया इतना। तो जो हमारा मॉडिफाई कर रहे हैं म्यूजिक, इट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये कॉज है, कॉज जो होता है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, इस पे लेकिन क्या डिपेंड हो रहा है, इस पे हमारी रनिंग स्पीड डिपेंड है, म्यूजिक के ऊपर हमारी रनिंग स्पीड डिपेंड है। म्यूजिक किसी पे डिपेंड नहीं है यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो रनिंग स्पीड क्या होगी, रनिंग स्पीड होगी हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल। इट विल बी डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल हमें मिल गए अभी, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि कॉज एंड इफेक्ट से मिलते हैं। ठीक है, कि जो कॉज है हमारा वो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उस कॉज की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इस रिलेशनशिप को देखने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए हमें कौन सी चीजों की जरूरत पड़ी कि जिनकी वजह से ये एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं पाता या ये रिसर्च हो ही नहीं पाती, तो वो है ट्रेडमिल। ठीक है, ट्रेडमिल पे ही ये लोग दौड़े हैं। ठीक है, अदरवाइज हम पता ही नहीं कर पाते कि स्पीड कैसे क्या है। तो ट्रेडमिल इज योर टास्क वेरिएबल। ठीक है, अब हमने कुछ वेरिएबल्स देखे थे या कुछ ऐसे चीजें देखी थी जैसे एज, फिटनेस लेवल, जिम, बीएमआई, टेम्परेचर, स्पीकर्स, है ना, जिन पे वॉल्यूम हम सेम रख रहे थे सब टाइप के म्यूजिक का। तो ये क्या है, ये कुछ एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये एक्सटर्नल वेरिएबल्स डायरेक्टली तो कॉज एंड इफेक्ट को ऐसे वो हमारे जो स्टडी है उसमें डायरेक्टली इनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन इनके प्रेजेंस, अगर इनको हम कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो ये इनके रिलेशनशिप को जो हम निकालने वाले हैं उसको खराब कर देंगे। ठीक है, अब जैसे कि एज ग्रुप हमने सेम लिया, अगर सपोज करो यहाँ पे हम एज को कंट्रोल नहीं करते, अब एक तो ले रहे हैं हम 25 ईयर्स का पर्सन, एक ले रहे हैं हम 60 ईयर्स का पर्सन, तो ऑफकोर्स इररेलीवेंट हमारा रिजल्ट हो जाता है ना। ऐसे ही फिटनेस लेवल अगर हम किसी का नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, कि ये इस वाले वेरिएबल को हमने कंट्रोल नहीं किया, कि अगर किसी का फिटनेस लेवल पहले से ही खराब है या एक्सपेरिमेंट के दौरान खराब हो रहा है, तो वी शुड कंट्रोल दिस वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं ये कुछ ऐसे एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं जिनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, दे शुड बी कंट्रोल्ड, अदरवाइज ये जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं, जो भी हम एक रिलेशनशिप निकालने की जो रिसर्च करते हैं कॉज एंड इफेक्ट की, उसको ये जो है बिगाड़ देता है। ठीक है, तो ये एक्सट्रानियस वेरिएबल्स होते हैं आपके। वैसे एज सच एक्सपेरिमेंट में इनका डायरेक्ट यूज नहीं है, लेकिन इनको कंट्रोल करना जरूरी है कि अगर इनको कंट्रोल नहीं किया तो वी विल नॉट गेट करेक्ट आउटपुट। ठीक है, तो ये हमारा है। तो आई होप आपको ये समझ आया है विद दिस एग्जाम्पल। अब हमारे इसमें चारों वेरिएबल्स इंक्लूड हो गए हैं, जो हमारा कॉज था विच इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसको कि हम मॉडिफाई करते हैं ना, मॉडिफाई कर रहे हैं ना यहाँ पे,
है ना। बेस्ड ऑन दैट जो निकल के आ रहा है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, जो वैल्यूज आ रही हैं उनको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, उस आउटपुट को। जहां पे ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जा रहा है वो एक वैल्यूएबल चीज, वो एक वैल्यूएबल सेटअप जिसके बिना कि ये पॉसिबल नहीं है, दैट इज योर टास्क वेरिएबल ट्रेडमिल, ठीक है। वो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स जो कि कंट्रोल करने बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो एक्सपेरिमेंट को खराब कर देंगे, रिसर्च को खराब कर देंगे, दोज आर नोन एज एक्सट्रानियस वेरिएबल्स, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर है। तो मे बी यू कैन राइट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड देन हम क्वेश्चन करेंगे अपना, ओके। ओके, सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नाउ। ओके, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, तो अब आई होप ये बहुत ही इजी है आपके लिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होंगे, जिनको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हेयर विल बी सेकंड। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, जिनको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना, अभी हमने देखा थर्ड। टास्क वेरिएबल कौन से हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ऑफ apparatus जो हमारी ट्रेडमिल थी, सो दिस इज फर्स्ट। एंड एक्सट्रानियस वेरिएबल कौन से हैं, जिनको की कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ठीक है, दे आर लाइक द रिलेटिव्स, ओके। तो उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ऐसा उनका कोई यूज नहीं है, लेकिन अगर वो इंटरफेयर करें तो काम खराब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हुआ, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, पहला ही मिल गया हमें आंसर, है ना। सो द आंसर इज ए, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये आपको क्लियर हुए हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स, ठीक है। और इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, please like the video, share it with your friends, subscribe to the channel if you are new here, and I see you in the next class. Till then, take care, bye bye.